Hi, myself Dr. रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 जिसमें पढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके अंतर्गत यूनिट 4 में थिंकिंग एंड इंडिविजुअल, चिंतन एवं व्यक्तिगत। चिंतन एवं व्यक्तिगत के अंतर्गत क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत पढ़ना है रचनात्मक चिंतन क्या है, उसकी विशेषताएं और उसकी अवस्थाएं। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सबसे पहले यह जानना है कि रचनात्मक चिंतन क्या है। रचनात्मक चिंतन का स्वरूप, नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष विभिन्न समस्याएं अक्सर उपस्थित होती है, जिन्हें सुलझाने के लिए लोगों को सोचना या चिंतन करना जरूरी होता है। छोटी बच्ची यह सोचती है कि वह अपनी गुड़िया से कैसे खेले। पॉकेटमार यह सोचता है कि किस तरह से नज़र बचाकर किसी की पॉकेट काट ले। इसी तरह विद्यार्थी यह सोचता है किस प्रकार वो प्रश्नों को हल कर सके, और घर में बैठी हुई मालकिन यह सोचती है कि कम पैसे में घर को कैसे चलाया जाए। ये सभी चिंतन साधारण चिंतन के उदाहरण हैं, लेकिन कुछ चिंतन इससे अधिक उच्च स्तर के होते हैं। गिलफोर्ड ने चिंतन के 2 प्रकारों को बताया है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का अर्थ होता है वैसी समस्या से जिसका एक निश्चित या सही उत्तर होता है, जैसे 6 × 2 कितना होगा, इसका एक ही सही उत्तर होगा 12। लेकिन अपसारी चिंतन ऐसी समस्या से संबंधित होता है जिसके अनेक उत्तर होते हैं। ऐसे चिंतन में नवीनता तथा मौलिकता की अभिव्यक्ति होती है, जैसे किसी गांव को विकसित गांव बनाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। इसका उत्तर मुक्त चिंतन पर आधारित होता है। इसे ही अपसारी चिंतन कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने अनुभव और कल्पना का उपयोग करता है और नए मौलिक विचारों को अपने उत्तर के द्वारा अभिव्यक्त करता है। ऐसे चिंतन को सृजनात्मक चिंतन या रचनात्मक चिंतन कहते हैं। जिस चिंतन के सहारे किसी तथ्य, फैक्ट या वस्तु का अनुसंधान होता है अथवा नई रचनाओं जैसे चित्र, मूर्ति, कविता, कहानी इत्यादि का निर्माण होता है, इसे रचनात्मक चिंतन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तरह तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान और भाव चित्र, कंप्यूटर से लेकर बच्चों के खिलौने तक का निर्माण, शिल्प कला का निर्माण, कविता आदि की रचना ऐसे ही चिंतन के द्वारा संभव होती है। रचनात्मक चिंतन प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, किसी में अधिक और किसी में कम। हर व्यक्ति किसी कहानी या घटना का वर्णन करते समय उसमें कुछ जोड़ तोड़ कर अपने वर्णन को रचनात्मकता प्रदान करता है। उसी प्रकार अपने दैनिक जीवन के कार्यों में भी रचनात्मकता का परिचय मिलता है, जैसे लिखने या बोलने की शैली, भोजन बनाने, कोई खेल खेलने या किसी छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में हर व्यक्ति कुछ निजी रचनात्मकता का परिचय देता है। सभी बच्चे चित्र बनाते हैं, लेकिन उन्हीं में कोई अपनी विशेष प्रतिभा या असाधारण रचनात्मकता के कारण बड़ा चित्रकार बन जाता है। रचनात्मक चिंतन की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, नवीनता। सृजनात्मकता चिंतन की एक प्रमुख विशेषता है नवीनता। यह चिंतन नई चीज़ों या विचारों को जन्म देता है। ऐसे चिंतन के फलस्वरूप ही नई कलाकृति, कहानी या कविता का निर्माण होता है। नंबर 2, मौलिकता। सृजनात्मकता चिंतन या रचनात्मक चिंतन के फलस्वरूप
जो विषय निर्मित होते हैं वे न केवल नए होते हैं बल्कि मौलिक भी होते हैं। मौलिकता का अर्थ है कोई अनोखी विशेषता। जब किसी वैज्ञानिक ने पहली बार रेल के इंजन का आविष्कार कर उसे भाप से चलाने की बात कही होगी तो यह न केवल नई बल्कि मौलिक बात थी। नंबर 3, आश्चर्य। रचनात्मक चिंतन की अभिव्यक्ति प्रायः लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। खुले आकाश में जहाज उड़ जाता है, या हवा में व्यक्ति तैर सकता है, या अहिंसा के सहारे भारत जैसे विशाल देश को स्वतंत्र किया जा सकता है। ये सब पहले अविश्वसनीय थे और जब वास्तविक ये बन गए तो लोग को आश्चर्य होता है। नंबर 4, उपयोगिता। रचनात्मक चिंतन की एक विशेषता यह है कि इसके फलस्वरूप निर्मित वस्तु या विचार व्यक्ति तथा समाज के लिए उपयोगी होते हैं। आज रसोई घर में कुकर और गैस के चूल्हे से लेकर अनेक चीज़ें किसी रचनात्मक चिंतकों की देन है, जिसका हम लोग आए दिन उपयोग करते हैं या हम लोग उसे रोज ही उपयोग करते हैं। नंबर 5, चिंतन प्रवाह। रचनात्मक चिंतन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चिंतनकर्ता के मन में एक विचार आता है जो दूसरे तीसरे अनेक विचारों को जन्म देता है, जिसके कारण इन नए विचारों तथा वस्तुओं का निर्माण आज तक हुए हैं वो कोई अंतिम नहीं है। अन्य चिंतनकर्ता विचार प्रवाह को आगे बढ़ाते रहते हैं, अतः ये भी कोई अंतिम नहीं है। रचनात्मक चिंतन के सहारे नित्य नई चीज़ों या विचारों की खोज चलती रहती है, कभी कंप्यूटर के द्वारा तो कभी रॉबोट की कल्पना के द्वारा व्यक्ति कुछ न कुछ नई नई चीज़ों की खोज करते रहता है। नंबर 6, विस्तारण। रचनात्मक चिंतन की एक विशेषता यह है कि उनके विचार का विस्तारण होता है, जिसके फलस्वरूप कई नए तथ्य तथा उपयोग सामने आते हैं। जब सूर्य की रोशनी में ऊर्जा है, इसका अनुसंधान हुआ तो इसने सौर ऊर्जा के अनेक उपयोग प्रकाश में लाए तथा उनके लिए उपयुक्त यंत्रों का आविष्कार किया। इसी प्रकार देखा गया है कि रचनात्मक चिंतन की कई विशेषताएं हैं। रचनात्मक चिंतन की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। रचनात्मक चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसमें कई प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधानों के आधार पर इन्हें क्रमशः 4 अवस्थाओं में बांटा है। ये अवस्थाएं हैं तैयारी की अवस्था, उद्भवन की अवस्था, स्फुरण की अवस्था और सत्यापन की अवस्था। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे तैयारी की अवस्था पर। स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। रचनात्मक चिंतन के क्रम में सबसे पहले रचना की तैयारी की जाती है। इसी से पहली अवस्था को तैयारी की अवस्था कहा जाता है। इसमें रचना के लिए आवश्यक तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, समुचित निरीक्षण किया जाता है और पहले के अनुसंधानों और रचनाओं को जांचा जाता है। जैसे आज यदि कोई वैज्ञानिक यह चिंतन करे कि किस तरह वह मनुष्य को चंद्रमा या दूसरे जगह पर भेजे, तो इसके लिए सर्वप्रथम ब्रह्मांड, आकाश, विभिन्न ग्रहों की आकर्षण शक्ति, वायुमंडल के विभिन्न घातक पदार्थों आदि के संबंध में उसे ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसी ज्ञान के द्वारा वो अपने आगे की तैयारी करता है। इसी प्रकार जब किसी कलाकार को कहानी या कविता लिखनी होती है तो वह उसके लिए अपने अनुभवों से सीखी गई बातों को इकट्ठा करता है और उसके आधार पर कथा वस्तु का निर्माण करता है। सृजनात्मक चिंतन की तैयारी प्रायः सोच समझ के की जाती है, लेकिन कभी कभी तैयारी या तथ्यों का इकट्ठा होना अचानक हो जाता है। जैसे
कोई उपन्यासकार विभिन्न अवसरों पर विभिन्न व्यक्तियों और परिस्थितियों के संपर्क में आता है तो उनमें अकस्मात रूप से विभिन्न अनुभव प्राप्त होता है और वो उपन्यास लिखते समय उन सब बातों को अपने अनुभव के आधार पर जोड़ देता है और उसे एक नए रूप देने की कोशिश करता है। नंबर 2, उद्भवन की अवस्था। उद्भवन की अवस्था तैयारी के बाद की अवस्था है। इसमें चिंतन की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती। विभिन्न तथ्यों और अनुभवों को इकट्ठा करने के बाद जब ये रचना या अनुसंधान का कोई रूप स्पष्ट नहीं होता है तो उसे उद्भवन की अवस्था कहते हैं। वह अवस्था तो कभी बहुत कम समय के लिए होती है तो कभी बहुत अधिक समय तक के लिए होती है। कभी कभी चिंतनकर्ता इस अवस्था में बेचैनी और झुंझलाहट का अनुभव करता है और कभी कभी उनका मन बिल्कुल ही काम करने से उचट जाता है, पर हमेशा ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नंबर 3, स्फुरन की अवस्था। उद्भवन की अवस्था समाप्त होते ही सहसा समस्या का समाधान मिल जाता है। चूँकि समाधान हमेशा अचानक ही मिलता है, इसीलिए इसे स्फुरन की अवस्था कहते हैं। स्फुरन की प्रक्रिया सूझ या अंतर्दृष्टि से मिलती जुलती है। वेल्स का कहना है कि जो स्फुरन सहसा होता है वो सूझ के द्वारा ही होता है। इसके साथ उल्लास लेकर आती है, उसमें संवेगात्मक अनुभूति होती है। प्रायः चिंतनकर्ता को ऐसा लगता है जैसे वह किसी रहस्यमयी बाहरी शक्ति के द्वारा उसे प्राप्त हुआ हो। कलाकारों को इस विशेषता का अधिक अनुभव होता है। स्फुरन की क्रिया से यह पता चलता है कि उद्भवन की अवस्था में समस्या से ध्यान हट जाने पर भी समस्या को सुलझाने के प्रयत्न चलते रहते हैं। ये प्रयत्न अज्ञात रूप से चलते रहते हैं। इसे कहा जा सकता है कि ये अचेतन स्तर में छिपे रहते हैं। इसी से प्रत्यक्ष रूप से चिंतन में प्रगति नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन ऐसे प्रयत्नों के कारण ही समाधान तुरंत हो जाता है। नंबर 4, सत्यापन की अवस्था। विचार का समाधान जब सहसा मिल जाता है तो इतने में भी चिंतन समाप्त नहीं होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो चिंतन होता है उसमें आवश्यक रूप से सत्य को जांचने की अवस्था भी होती है, जिसे सत्यापन की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में स्मृति, विचार या ज्ञान को जांचा जाता है। अपने अनुसंधान की सच्चाई और उपयुक्तता को चिंतक विभिन्न यंत्रों और सिद्धांतों से जांचता और परखता है और उसमें संशोधित करता है। जांचने की यह अवस्था काफ़ी कठिन होती है और इसमें काफ़ी लगन से परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार सृजनात्मकता या रचनात्मक चिंतन में आमतौर से उपयुक्त 4 अवस्थाएं होती हैं और सभी अवस्थाएं अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया को संपन्न करती हैं। धन्यवाद।